हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पर, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां हो रही होती हैं क्रिकेट फील्ड पर और क्रिकेट फील्ड के बाहर पे। तो जैसा कि आज एक इम्पॉर्टेंट मैच खेला जाना था ग्रुप ए में, इंडिया वर्सेस हांगकांग का। जो ये मैच इंडिया अगर ये मैच जीती तो ये डिसाइडेड हो जाता कि इंडिया सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और मैच जब शुरू हुआ अपने निर्धारित समय पर, तो हांगकांग ने टॉस जीता। उनके जो कप्तान है निखत खान, उन्होंने टॉस जीत करके इंडिया को पहले आमंत्रण किया कि आप पहले बैटिंग करें। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा डिसीजन था कि इंडिया को बैटिंग प्रैक्टिस अच्छी मिले और वो जहाँ पे भी उनके लूप होल्स है उनको वो करेक्ट कर सके। बट जब टॉस के समय पे रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप क्या करते अगर आप टॉस जीतते, तो रोहित शर्मा का भी यही जवाब था कि मैं इस पिच पर पहले बॉलिंग करता। और ये डिसीजन ऑलमोस्ट लगभग सही साबित भी हो रहा था, क्योंकि मैं जो बॉल थी वो बहुत फंस कर आ रही थी, बहुत रुक रुक कर आ रही थी और शॉट्स खेलना इतना आसान नहीं था। और आपके एक तो दूसरे ओवर से आपके इंडिया के इनफॉर्म प्लेयर्स भी नहीं थे कि जो उसका फायदा सही से उठा सकें, क्योंकि टफ कंडीशंस पे अच्छे प्लेयर्स ही आपके अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो इंडिया ने जब स्टार्ट किया अपनी इनिंग को, तो रोहित शर्मा थोड़े तेज खेलते हुए नजर आए, बट केएल राहुल अपना एक समय ले रहे थे और अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ वो डक पर आउट हुए थे और टीम को एक मुश्किल हालात में ढकेल दिया था। तो जब स्टार्टिंग के जब 2 ओवर हुए तो इंडिया का टोटल स्कोर शायद 6 या 7 रन पे ही था और रन रेट तो एकदम लग रहा था कि टेस्ट मैच जैसा चल रहा है। उसके बाद रोहित शर्मा ने आक्रमण स्टार्ट किया और अपने इनिंग को बिल्डअप करते करते 13 बॉलों पर वो 21 रन तक पहुंचे और टीम का टोटल वहीं पे 38 रन पे था और 4 पॉइंट समथिंग ओवर उस समय चल रहे थे। तो रन रेट इंडिया अच्छी मेंटेन कर रही थी रोहित शर्मा का। ऑल्दो केएल राहुल अपनी आपको मौका दे रहे थे, अपने आप को सेट कर रहे थे और अपने आप को पूरा समय दे रहे थे कि वो एक फॉर्म में वापस आ सके। तो जब रोहित शर्मा आउट हुए तो रोहित शर्मा ने टोटल 12 गेंदे में 21 रन बनाई थी। 13 पे तो आउट हुए और उस पर वो 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने जड़ा 160 रनों की स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। जब वो हिट किए, जो यंग स्पिनर पेसर ही बोलेंगे, मीडियम पेसर बॉल था, तो उसको जब हिट किया तो बैट पे वो प्रॉपर शॉट आया नहीं और बैट के ऊपरी हिस्से जहाँ पे स्टिकर होता है वहां पर वो बैट पे लगी और सीधा कैच जाकर देखा और वहां पर कैच उन्होंने बहुत आसानी से पकड़ा। तो यहाँ पे तो टीम इंडिया को 2-3 एडजस्टमेंट करना था। पहला एडजस्टमेंट तो एक तो पिच बहुत स्लो था, बहुत ट्रिकी था और बहुत ही फंस कर आ रहा था। दूसरा जो इंडियन टीम को एडजस्ट करना था कि इंडियन टीम जब नेट पे प्रैक्टिस करती है तो सभी बॉलर्स उनके 140 प्लस 145 प्लस के होते हैं और जब अपोनेंट टीम होती है, पाकिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई और जो भी टीम के साथ इंडिया खेलती है, उनके बॉलर्स भी 140 प्लस के होते हैं। लेकिन हांगकांग के पास वो बॉलर्स नहीं थे और हांगकांग के पास 120 की गति वाला बॉलर था, जहां पर इंडियन टीम स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि इतनी धीमी गति से खेलने का उनको कभी अभ्यास नहीं था और वो बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे। तो इंडिया को बहुत एडजस्टमेंट करनी है। मैं बहुत माइन्यूटली और बहुत टेक्निकली बातें बता रहा हूँ, मैं डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ इंडिया को कि इंडिया बहुत सुस्त खेली और स्लो खेली। ये नेचुरल चीज़ है। जब आप मैच में प्रैक्टिस करते हो या नेट पे प्रैक्टिस करते हो तो आप 140-150 वाला बॉलर के साथ प्रैक्टिस करते हो, तो आप ये उम्मीद करते हो कि मेरे को यहाँ पे रेंज ऑफ स्ट्रोक करना है या फिर ये बॉल आएगा तो मेरे को इस गति से बैट का टाइमिंग होना चाहिए। तो ये चीज़ें क्रिकेट फैंस नहीं समझते हैं। क्रिकेट फैंस को लगता है यार कि हांगकांग जैसे प्लेयर को क्यों नहीं मार पाए हो। तो भाई मैं एक चीज आपको बता दूं, हांगकांग बहुत ही जबरदस्त बॉलर यूनिट के साथ उतरी है और मुझे डर है कि अगर वो अपने पोटेंशियल पर खेल गए, जिस तरह से इंडिया के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है, अगर वैसा ही खेल गए और पिच ने साथ दिया तो पाकिस्तान को वो लोग हरा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए हांगकांग वाला मैच आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के आप देखिए कि इंडियन बैट्समैन जो कि इतने टाइम पे खेलने वाले और इतने फ्लो में खेलने वाले वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के तो आपके फकर और बाबर और रिजवान के अलावा कोई उनके पास टीम में है ही नहीं कि उसको वो मैनेज कर सके वो प्रेशर को और वो बॉल को हिट बॉल सही टाइम पे नहीं आ रही है, उसको उस प्रेशर को झेलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आदमी झुंझला करके गलत शॉट चले जाता है, ग्लोरी शॉट में चला जाता है कि मैं सिक्स मारूं और टॉपेज लेकर के ऊपर खड़ी हो जाती है। आपने सेम चीज ये चीज देखा होगा कि जब केएल राहुल हिट करने की कोशिश कर रहे थे 10वें ओवर के बाद से, तो बहुत मुश्किल से कनेक्ट कर पा रहे थे
या तो बॉल मिस हो रही है या फिर बॉल टॉप एज लग करके ऊपर खड़ी हो रही है और कभी फील्डर से दूर रह जा रही है। तो ये सारी चीजें बहुत बार केएल राहुल फेस कर रहे थे, इवन कोहली भी फेस कर रहे थे। हिटिंग ही नहीं हो पा रही थी वो आगे, मतलब फिर 10वें ओवर के बाद मैंने देखा कि उन लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हम बॉल हमारे तक नहीं आ रहा है तो हम आगे निकल करके खेलें, जो कि अमूमन क्रिकेट में यही होता है कि जब बॉल आप तक नहीं पहुंच रहा है तो आपको बॉल तक पहुंचना होगा और एक फोर्स लगाना होगा 6 हिट करने के लिए। तो यहां पर कोहली और केएल राहुल थोड़े बहुत कामयाब भी हुए, और जब केएल राहुल का विकेट आउट हुआ तो मतलब ऑलमोस्ट 90 रनों की स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग कर रहे थे केएल राहुल, और आपके 36 रन उन्होंने बनाए 39 गेंदें खेल करके, जिसमें से 2 छक्के उन्होंने मारे। मतलब अगर छक्का आप निकाल दो 36 रन में से 12 रन, तो 24 रन उन्होंने बनाया है सिर्फ आपके 24 रन बनाया उन्होंने 37 बॉल खेल करके। तो किस तरह की बॉलिंग और कितनी टाइट बॉलिंग हुई है और कितनी पैथेटिक और बैड बैटिंग हुई है केएल राहुल के द्वारा, ये आप इस चीज से आप आकलन कर सकते हैं। कोहली ने भी अपना टाइम लिया, लेकिन कोहली जब धीरे धीरे खेलते चले गए उन्होंने मेकआउट कर लिया उस चीज का। क्योंकि एक समय पे मैं देख रहा था कोहली भी 35 रन 36 37 रन 34-35 बॉल के आसपास थे। उसके बाद उन्होंने 44 गेंदों पर 59 रन का जाकर के स्कोर किया, जिसमें वो 3 छक्के उन्होंने मारे और 1 चौका मारा, और तीनों छक्के क्लासिक शॉट, मतलब जब बैट से वो बॉल निकल रहे थे तो जो साउंड आ रही थी उससे लग रहा था कि यार ये प्लेयर अब फॉर्म में है। 35 रन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाए, यहां पे 59 बनाए, तो धीरे धीरे लग रहा है कोहली फॉर्म में आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा देखिए रन आप हांगकांग के साथ अगर आप खेल रहे हो ना तो लोग यही बोलेंगे यार क्या यार कि ये तो हांगकांग के साथ रन बना रहे हैं। नहीं बनाओगे तो लोग ये बोलेंगे क्या क्या यार कि हांगकांग की जैसी टीम के साथ भी आप रन नहीं बना पा रहे हो। तो यहाँ पे दो धारी तलवार होती है, तो इसलिए यहाँ पे चूल्हा अगर गर्म है तो रोटी अपनी सेक लीजिए, जितना रन मिल सकता है आप मारिए वहां पर। और यही चीज का फायदा उठाया आपके सूर्य कुमार यादव ने। मैं हमेशा बोलता हूं कि सूर्य कुमार यादव 4 नंबर 5 नंबर का बैट्समैन नहीं है, उसको आप जितना ज्यादा बॉल देंगे वो टीम के लिए उतना बेहतर होगा। अभी सारे इंडिविजुअल चीजों को आप बाहर कर दीजिए और टीम का देखिए, टीम को क्या चीज फायदा पहुंचाने वाली है। टीम को यही फायदा पहुंचाएगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा आपके हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत ये लोग बॉल खेलेंगे, उतना ज्यादा टीम इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि ये सेट है, इनफॉर्म है और किसी भी अपोजिशन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। आज आपने उसका सच्चा उदाहरण देखा होगा, 26 बॉल में 68 रन, व्हाट ए डोमिनेंस यार, 6 चौके 6 छक्के। कोई बयानबाजी नहीं कि मैं 150 छक्के मार रहा हूं, कि मैं हर दिन नेट पे इतना प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। यार ये सब बातें दूसरे घर वालों को सुनाइए, जो आपके बारे में नहीं जानता है उसको सुनाइए। आप बयानबाजी कम करिए, खेल पे ज्यादा फोकस करिए। खेल पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, रिजल्ट्स आएंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपके बारे में बात करेंगे। 6 चौके 6 छक्के, 60 रन उस जवान ने 12 गेंदों पर बनाया है, और उस मतलब 26 में से 12 गए तो आपके 14 बॉल पर उन्होंने 8 रन बनाए हैं। तो आप डिफरेंस देख लीजिए, कोहली ने 44 गेंदों खेल करके 59 रन बनाए, और एक तरफ सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों पर 68 रन बनाए। मतलब ये इनिंग की वो इंपैक्ट थी कि 170 की जगह पर टीम इंडिया 190 195 तक पहुंच गई। 2 बॉलें और मिल जाती तो 200 का आंकड़ा पार हो जाता इंडिया का। सच वाज द इंपैक्ट ऑफ दैट सूर्य कुमार यादव इनिंग्स। तो ऐसे प्लेयर्स आपको चाहिए होते हैं जो टीम के लिए रन बनाए। यार अपने लिए तो सभी, आज का जो मैच में जो कोहली ने रन बनाया है वो अपने लिए बनाया, मैं साफ साफ बोलता हूं। कोहली आज अपने लिए खेल रहा था ऐसा लग रहा था, क्योंकि 44 के पास वो आ चुके थे, 44, और वो ऑलमोस्ट 36-37 बॉल्स पे खेल रहे थे वहां पे भी। और टीम इंडिया का 17वां या 18वां ओवर मैच का चल रहा था, वहां पर भी वो हिट नहीं कर रहे थे। सिंगल मतलब कोशिश कर रहे थे लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा था और सिंगल जा रहा था। तो ऐसे सिंगल कर करके आप हाफ सेंचुरी तक पहुंचे। उसके बाद हाफ सेंचुरी बनाने के बाद आपने एक 6 मारा आपके स्पिनर को। तो ये मतलब जो कोहली की एक ये इनिंग की मैं हमेशा दाद दूंगा कि भाई उन्होंने पार्टनरशिप बिल्डअप किया। इंडिया का एक समय पे जब केएल राहुल आउट हुए थे तो 13 ओवर में 94-95 रन के आसपास था टीम इंडिया, और वहां से मतलब अगले 7 ओवर में
इंडिया ने ऑलमोस्ट 100 रन के करीब करीब रन बनाया है। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि उस 100 में 68 अकेला सूर्य कुमार यादव का था। मतलब 98 में 68 आपका सूर्य कुमार यादव। 30 रन हियर एंड देयर वाइड भी बहुत मिले हैं इंडियन टीम को। वाइड लास्ट में वाइड मिले थे, तो 4-5 रन आप वाइड के निकाल दो। मुश्किल से 25 रन कोहली ने उस साझेदारी में जोड़ा है। मतलब 98 रनों की साझेदारी में 25 रन सिर्फ कोहली के थे। हांगकांग की बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ी है बॉस। पाकिस्तान को यहाँ पर सोच समझ करके खेलना होगा। अगर उनके स्पिनिंग ट्रैक पर वो स्पिनिंग जाल पर वो फंस गए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत स्लो बॉलिंग करते हैं और बहुत नपी तुली बॉलिंग करते हैं। उनको पता है, मतलब जिस तरीके से उनके जो कोच हैं ट्रेंट जॉनस्टन, आयरलैंड के बॉलर हुआ करते थे और 2007 में कहर बरपाया था पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने। तो ट्रेंट जॉनसन ने जिस तरीके से वो सदी बॉलिंग करते थे, पेस नहीं था उनके पास, लेकिन लाइन लेंथ कंट्रोल और एकदम एक्यूरेसी के साथ यू हिट आई मिस वाला बॉलिंग की विकेट टू विकेट एकदम बॉलिंग करना है। चैनल उसी जगह से थोड़ा सा मूवमेंट इन करना है, उसी जगह से थोड़ा सा मूवमेंट आउट करना है। यही चीज उन्होंने अपने बॉलर्स को इम्पार्ट किया। और बॉस हांगकांग, मैं जितना सलाम करूं यार कम है उनके लिए। मतलब 6 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है और उस 6 महीने में कोई प्लेयर बेसमेंट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो कोई प्लेयर गराज में कर रहा है, तो कोई प्लेयर आपका वेयर हाउस में कर रहा है। मतलब जहां उनको मौका मिल रहा है वहां पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ओपन वो जा नहीं सकते हैं। हांगकांग में बहुत ज्यादा टाइट लॉकडाउन लगा हुआ था पिछले 6 महीने से। कितने सारे 4-5 प्लेयर तो ऐसे हैं बॉस कि उनके घर में बच्चा हुआ लेकिन वो अभी तक बच्चे से नहीं मिले हैं। टीम के साथ रहे हैं और टीम के साथ अपने परिवार तक को उन्होंने चेहरा नहीं देखा है। दे आर सेमी प्रोफेशनल्स। कोई बार्बर है, तो कोई आपका फूड डिलीवरी वाला बॉय है, तो कोई आपका नौकरी पेशा है, कोई एडवोकेट है। तो इस तरह के सब जुगाड़ पानी करके प्लेयर बनाया था हांगकांग ने यार। लेकिन उन्होंने कमिटमेंट में कोई कमी नहीं रखा। कमिटमेंट में कोई ये नहीं बताया कि भाई हम लोग सेमी प्रोफेशनल हैं और हम हाफ क्रिकेटर हैं। यहां पर अगर बांग्लादेश जैसी टीम होती या फिर अगर आपके श्रीलंका जैसी टीम होती तो बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को हांगकांग का सामना करना। मतलब एसोसिएट नेशन होकर के इतनी जबरदस्त पावरफुल परफॉर्मेंस मैंने बहुत कम देखी। और उनके जब मैच खत्म हुआ और जब उनके कैप्टन साहब आए निजाकत खान, उनसे जब सवाल किया उन्होंने यही बोला कि हम लोगों को स्टार्ट बहुत अच्छा मिला, हम लोग वी कुडंट हैव कैपिटलाइज्ड इट। और लास्ट में जो सूर्य कुमार ने जो लास्ट ओवर में ऑलमोस्ट 30 रन के आसपास जो 4 छक्के और एक बॉल तो डॉट था उसमें और एक बॉल पे शायद 2 रन लिया था उन्होंने लास्ट बॉल पे। तो 6 चौके 24 और 26 रन उन्होंने एक ओवर में निकाला था। मतलब जो टोटल इंडिया उस समय 165 170 के आसपास थी, वहां से वो 192 तक लेकर के गए। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। और सूर्य कुमार यादव जो कि पहले सिर्फ लेग साइड और लेगिश प्लेयर थे और आपका थोड़ा बहुत चिकी शॉट खेलते थे, वन डायमेंशनल थे, उन्होंने अपने वीकनेस पे बहुत ज़्यादा काम किया, आपके ऑफ साइड पे हिटिंग पे ज़्यादा काम किया। और आज आप देख सकते हैं वो 360 डिग्री प्लेयर है। एज उनके साइड पे नहीं है, ही इज़ ऑलरेडी 31-32। तो उसके बाद भी वो इतना जबरदस्त क्लीन हिटिंग कर रहा है। और ऐसा भी नहीं कि वो आंख बंद करके बैट चला रहा है कि कहीं भी चले जाए। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा है कि हाँ अगर लेग वाली बॉल है तो मुझे लेग में ही ग्लांस करना है, ऑफ वाली बॉल है तो मुझे कट करना है, या फिर आपको मिड विकेट में कट करना है, या पॉइंट के ऊपर से खेलना है, या फिर आपके ऑफ स्टंप पे आपके कवर्स पे खेलना है। तो ये सारी चीजें टेक्निकली उसने माइंड पे ही पूरा कैलकुलेट किया हुआ है। और सबसे अच्छा चीज सूर्य कुमार यादव को जो मुझे इनिंग में देखने को लगा कि एकदम वो सीधे खड़े होते हैं, एकदम सीधे खड़े होते हैं। और जब बॉल आती है उनके पास तब वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन का यूज करते हैं और हिट करते हैं। तो T20 में मैंने हमेशा देखा है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसका भी जितना स्ट्रांग होगा वो उतना ही इंपैक्टफुल इनिंग खेलेगा। और जितना अपने आप को हेड को स्टिल रखते हैं जब बॉल आती है, मतलब जो लास्ट आप जो फोर्थ ओवर है, जो सेकंड जो इंडियन इनिंग की जो लास्ट ओवर थी उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में 3 छक्के लेग साइड पे मारे और उसी साइड पे ज़्यादा छक्के थे। चौथा बॉल आपका ये हुआ, डॉट बॉल हुआ।
5वां बॉल पे जो उसने छक्का मारा है वो आप जाकर के जरूर देखिए कि बॉल बैट्समैन को पता था कि यार इसको मैं रूम दे रहा हूँ, ये कट कर दे रहा है, लेग में दे रहा हूँ तो ये पीछे से हुक कर दे रहा है और वहां से बॉल छक्का निकाल ले रहा है। उसने सीधा रखा और वो सीधा स्ट्रोक उसने खेला, तो बचने का चांस, मार्जिन ऑफ एरर बहुत लेस था उसको। मतलब सूर्य कुमार ऐसा था कि यार उसको रोकना नामुमकिन के बराबर था। कहीं पे भी बॉल आप डालोगे वहां से रोकना उसको बहुत मुश्किल है। ऐसे प्लेयर्स बहुत कम आते हैं, सूर्य कुमार यादव और आपके हार्दिक पांड्या जैसे, कि उसको आप कहीं पे फेंको छक्का मारने के काबिलियत, सलाहियत उनके पास पूरी की पूरी होती है। सूर्य कुमार यादव ने मतलब ऐसा लग रहा था कि खेल नहीं रहे थे, वो खिलवाड़ कर रहे थे हांगकांग बॉलिंग के साथ, और बाकी सारे बैट्समैन इंडिया के स्ट्रगल कर रहे थे जिस पिच पर, वो आकर के इतना ईज आउट कर दिया कि लगा कि यार क्रिकेट देखना और खेलना कितना आसान है। तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर का निशानी होता है। जब आप सहवाग जब फुल फ्लो में थे ना, और जब वो खेलते थे, मारते थे, तो लगता था कि क्रिकेट कितना आसान है यार। उसी पिच पर राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, बाकी सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो सहवाग अपना आया फ्लो में। प्राइम एग्जांपल देता हूं मैं यार आपको, जब अजंता मेंडिस अपने पिक में थे और सीरीज खेल रहे थे, गॉल का टेस्ट था, 200 रन सहवाग ने मारे थे, बाकी सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब 300 रन टीम इंडिया ने बनाए, उसमें से 200 रन सहवाग ने अकेले बनाए थे। तो आप सोच सकते हो कि जब सहवाग क्रिकेट खेल रहा है उसी पिच पर, उसी बॉलर को फेस कर रहा है, तो कितना इजी और कितना आसान हो रहा है उसके लिए। तो वैसे ही अगर जो ग्रेट प्लेयर होता है, जो गुड प्लेयर होता है, जो फॉर्म प्लेयर होता है ना, वो यही चीज करता है कि क्रिकेट को आपका बहुत आसान बना देता है। उसको लगता है कि यार ये तो बाएं हाथ का खेल है यार। जो उसने सिक्सेस मारे हैं, आज आप जा करके यूट्यूब पे वो वीडियो अगर होगी तो जरूर देखिए उसको, उनकी सिक्सेस हिटिंग कैपेसिटी को। कोई बयानबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। आसिफ अली की तरह मैं 150 छक्के मार रहा हूँ, मैं 50 छक्के मार रहा हूँ, मैं 100 छक्के रोज मार रहा हूँ, कुछ बयानबाजी नहीं। जिस दिन मौका आया जड़ दिया। और प्लेयर को ऐसा ही होना चाहिए यार। प्लेयर को बात से थोड़ी जीतना है, उसको तो कर्तव्य से जीतना है, और जिस दिन उसको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे उसको मैच को जीतना है। मैच जीतने पर फोकस करिए आप। बाकी चीजें जीतने पर फोकस में, दिल जीत रहे हैं हम दूसरे के लिए खेल रहे हैं, हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, ये सब दूसरे के लिए आप छोड़ दीजिए। मीडिया वडिया का यही काम है, उंगली जामा पहनाना। आपका काम है क्रिकेट खेलना, अच्छी क्रिकेट खेलना, और अपने फैंस के लिए और अपने खुद के लिए, अपने बोर्ड्स के लिए, अपने नेशन के लिए परफॉर्म करके देना। बट यार जो आपके हांगकांग के स्पिनर्स थे, स्पेशली आयुष शुक्ला 4 ओवर 29 रन, एहसान खान 4 ओवर 26 रन, मुर्तजा 4 ओवर 27 रन, उनके एक और बॉलर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो जिनको लास्ट में 26 रन पड़े, जिनके 3 ओवर में शायद या 4 ओवर में टोटल 52 या 53 रन गए। मतलब वो बॉलर इंडियन टीम के सामने फेस कर रहा है और वो 53 रन दे रहा है। आवेश खान हांगकांग को बैटिंग करवा रहे हैं और वो 4 ओवर में 53-55 रन दे रहे हैं यार। आवेश खान की मेरे को यहाँ पे कहीं पे नहीं लग रही है कि यार ये बंदा इस एशिया कप के गलती से सिलेक्ट हो गया। इससे अच्छे अच्छे प्लेयर्स पड़े हुए थे यार। अगर स्पिनर को ले जाना था तो इससे अच्छे अच्छे स्पिनर पड़े हुए थे। अगर पेसर को ले जाना था तो इससे अच्छे अच्छे पेसर हमारे पास पड़े हुए हैं यार। ऋषि धवन हमारे पास था, वो कम बैक किया, उसने अच्छा T20 में परफॉर्म किया हुआ है। आपके नट्टी नटराजन आपके लिए अच्छा परफॉर्म किए हुए हैं। मोहम्मद सामी को आपने नहीं सिलेक्ट किया यार, इससे अच्छा परफॉर्मेंस देता यार वो। अवेश खान अभी पका हुआ नहीं है यार, उसको भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मतलब हांगकांग जैसे प्लेयर उसको 50-50 रन 60-60 रन मार रहे हैं यार, तो फिर तो बड़े मैच में आपका किसी भी दिन अगर उसने 50-55 रन अगर श्रीलंका के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ दे दिया तो आप कहां पे बचोगे और कितना बचोगे। सेम आई एम सेइंग अबाउट अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह को छक्का नहीं पड़ता है, ये बात अलग है, लेकिन वो भी महंगे साबित हो रहे हैं यार। 4 ओवर में 44 रन, 11 का रन रेट आप दे रहे हो। बट स्पिनर्स ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया। जब हांगकांग की इनिंग जब शुरू हुई तो एक समय पे 6 ओवर में 50-55 रन पर पहुंच गए थे वो। पूरा फायदा उठाया उन्होंने पावर प्ले का।
इंडियन टीम को डोमिनेट किया उन्होंने उस समय पे। वहां पे तो गलती से अर्शदीप सिंह के उस ओवर में एक नो बॉल गिरा और उसके वजह से अतिरिक्त बॉलिंग करना पड़ा, और वहां पे उस अतिरिक्त बॉलिंग पे जडेजा का थ्रो सही लग गया और वो रनआउट हो गए आपके कप्तान साहब। वरना एक ही विकेट रहता आपका 6 ओवर में 50-55 रन के आसपास। वहां से फिर जडेजा और आपके युजवेंद्र चहल ने मैच को खींचा, और जडेजा ने 4 ओवर में 15 रन और युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 18 रन दिया। मतलब टोटल 8 ओवर में उन लोगों ने 15, 30, 33 रन दिया है। बाकी सारे प्लेयर्स मिला करके 12 ओवर, मतलब ये भुवी का भी आप ले लो यार, 4-4, 8 में आपने दिया है 15-15, 30 और 5, 45, 45, 3, 48 रन। 11 ओवर में आपने 48 रन दिया है। बाकी के 9 ओवर में आप 105, 110 रन दिए हो। ये डिफरेंस है। हांगकांग जैसी प्लेयर आपको ठोक के चली जा रही है यार, मतलब 150 रन मार रही है। बॉलिंग को थोड़ा कसना पड़ेगा। मैं डे 1 से बोल रहा हूं, आवेश खान इज नॉट ए दैट बॉलर यार। ये T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, मैं लिख के देता हूं। एक तो भुवनेश्वर कुमार वापस आएंगे और हर्षद पटेल वापस आएंगे। आवेश खान को भी बहुत लर्निंग करने की जरूरत है। आवेश खान की टीम में, आईपीएल टीम में एक मोहसिन खान करके बॉलर हुआ करता था, लेफ्टी। उसकी परफॉर्मेंस उस आवेश खान से ज्यादा अच्छी थी यार, और वो अच्छा, उसकी पेसी भी था, स्किड भी करती थी और बाउंस भी उसको अच्छा मिलता था, और उसने परफॉर्म भी अच्छा किया वो था आईपीएल में। लेकिन चूंकि उसका ये फर्स्ट आईपीएल था तो उसको मौका ज्यादा नहीं मिल पाया। फिलहाल इंडिया ये मैच जीत गई है, सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गई है। अब अगर पाकिस्तान हांगकांग को फ्राइडे को हरा देती है तो संडे को फिर से एक बार इंडिया पाकिस्तान मिलेगी, और उसके लिए रणनीति तैयार करनी होगी इंडिया को कि हमको कहाँ पे कैसा जाना। क्योंकि राहुल द्रविड़ को मैं जितना जानता हूँ बॉस, वो एक एक चीज़ पर निगाह रखते हैं, कौन कहाँ पे क्या काम आ रहा है, कौन कहाँ पर क्या परफॉर्म कर रहा है। और राहुल द्रविड़ के होते हुए आवेश खान खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या उन्होंने देखा है आवेश खान में, क्या नेट पे देख लिया, क्या परफॉर्मेंस देख ली कि उनको कंटिन्यूअस मौका पे मौका मिल रहा है और अच्छे प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा है। कभी कभी आपको डिसीजंस परफॉर्मेंस पे भी लेनी पड़ती है, किसकी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही। अगर अगर आपका आवेश खान परफॉर्म नहीं कर रहा है तो यार उसकी जगह पर अश्विन ले लो यार, आप कम से कम इतने रन तो नहीं देगा, और देगा भी तो 2-4 विकेट तो लेगा ही लेगा यार वो। 50-55 रन मजाक नहीं होती है यार T20 क्रिकेट में। मतलब अगर 200 रन का अगर टीम कोई बना रही है, उसको 4 ओवर में 50-55 रन मिल जाते हैं, तो आप सोच लो कि वो 16 ओवर में उसको नेक्स्ट 140, 130, 140 रन बनाने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट 8, 8.5 का रन रेट के हिसाब से। तो बहरहाल टीम इंडिया को अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। मैं कुछ तारीफ और करना चाहूँगा आपके हयात का। 41 रन उन्होंने बनाए और 35 बॉल पे, और 3 चौके और 2 छक्के। लेकिन हयात की जो बैटिंग थी वो स्टार्टिंग के फेज में आप देखेंगे, जब चहल आए और जडेजा आए तो वो स्लो डाउन हो गए। लेकिन एक समय ऐसा था कि वो 15-20 बॉल खेल करके 35-36 रन के आसपास थे वो। उसके बाद आपके किंचित 30 रन बनाया उन्होंने 28 बॉल पर, उसमें भी 2 चौके और 1 छक्का लगा करके। किंचित भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है उनके। और किंचित ने आज बीच ग्राउंड में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, और शादी के लिए उनकी गर्लफ्रेंड ने भी हाँ कही, और ज़िंदगी का एक नया कैरियर शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी अपना कैरियर बना रहे हैं क्रिकेट में। तो उनको भी शुभकामनाएं हैं। जीशान अली 26 रन बनाया उन्होंने 17 गेंदों पर, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से। उसके बाद मैकेनी ने आपके 16 रन बनाए 8 बॉल खेल करके, 2 चौके और 1 छक्का पे। ये सारे प्लेयर्स पाकिस्तान वाले दिन पे बहुत भारी पड़ सकते हैं। बाबर हयात स्पेशली, ही इज अ वेरी गुड टैलेंट यार। मतलब दिल जीता है उसने आज का परफॉर्मेंस दे करके। ऐसी परफॉर्मेंस एसोसिएट टीम से बहुत कम देखने को मिलती है, और ऐसे नेशंस को मैं आशीष जी को बोलूंगा कि भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले खेलने का,
वरना वही होगा कि यार ये फिर 1 साल के बाद ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन क्या कर रहा है, कोई नहीं पता। हांगकांग भी अपनी इन्वेस्ट कर रही है, एटलीस्ट वो ट्रेंट जॉनसन जैसे प्लेयर को कोच ला करके रख रही है। एक इंटरनेशनल प्लेयर कोच बनता है तो वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाता है, एक्सपीरियंसेस शेयर करता है अपनी, जो वो खुद परफॉर्म किया करता था उसी को वो रेप्लिकेट करता है। बहुत मुश्किल होता है कि फॉरेन कोचेस को आप ऑन बोर्ड करना। लॉकडाउन लगा हुआ था, कैसे कैसे उन्होंने कोचिंग दिया होगा, मतलब मुझे लगता है कि ये तो या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देते होंगे वो। तो उनको भी सलाम है यार। हांगकांग मतलब टफ साइड है, डेंजरस साइड है, और अपने गिवन डे पर किसी को भी हरा सकती है। इंडिया को तो उसने ऑलरेडी मतलब 150 रन मारना इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ी बात है, रियली बहुत बड़ी बात है ये। तो अब पाकिस्तान देख ले कि वो कहां तक जाती है। पाकिस्तान ने भी 150 नहीं बनाया यार इंडिया के खिलाफ। सोचिए आप, ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान जैसे प्लेयर को भी 150 रन नसीब नहीं हुए, हांगकांग को हुआ। तो अपोजिशन कोई भी हो, मतलब एक ही चेंज था टीम इंडिया में, पांड्या नहीं थे, पंत थे उनकी जगह पे। पंत का कोई रोल प्ले नहीं आया, ना बैटिंग का ही ना कीपिंग तो उन्होंने किया ही, लेकिन बैटिंग से कोई परफॉर्मेंस नहीं आया। इंडिया के सिर्फ 2 ही विकेट गिरे थे। बहरहाल हम दूसरे खबर पे चलते हैं। कल आपका श्रीलंका और बांग्लादेश खेलेगी उस ग्रुप से। ग्रुप बी में कौन क्वालिफाई करता है सुपर 4 के लिए, वो नॉकआउट मैच होगा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि कल श्रीलंका भारी पड़ सकती है बांग्लादेश के ऊपर। श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों एक ही कंडीशन पर है, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे झेलप नजर आ रही है श्रीलंका की टीम कि वो थोड़ी सी भारी पड़ सकते हैं, अगर आपके साकिबुल हसन या फिर उनके सीनियर प्रो की तरफ से अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो। ओपनर्स का मुझे डाउट लग रहा है यार, ओपनर्स आपके सही नहीं है बांग्लादेश की। श्रीलंका की गुड साइड है, लेकिन अफगानिस्तान को उन्होंने बहुत वीक समझ लिया था और बहुत कमजोर समझ करके वो खेल रहे थे, कैजुअली खेल रहे थे। और वो नॉन सीरियस क्रिकेट जब खेलते हैं सीरियस लोगों से तो क्या रिजल्ट होता है, वो अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैचअप देख सकते हैं। तो कल बहुत हार्ड आना होगा बांग्लादेश को श्रीलंका को बीट करने के लिए। अगर नहीं आते हैं उनका सफर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने लायक होगा कि कैसे कौन परफॉर्म करता है। कल के मैच के बाद हम जरूर मिलेंगे, अपनी राय रखेंगे कि कहाँ पे क्या किससे चूक हुई। मेरा दिल कहता है कि कल श्रीलंका क्वालिफाई कर लेगा, श्रीलंका के साथ मैं हूँ, क्योंकि श्रीलंका बहुत ही अभी स्ट्रगलिंग फेज पे गुजर रही है, उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि एशिया कप भी श्रीलंका में ही होना था, ये उनका एक होम ग्राउंड होता। तो श्रीलंका को सपोर्ट करिए, कल का मैच वो श्रीलंका जीते और आगे क्वालिफाई करे, कम से कम इसी क्रिकेट के बहाने एक उनकी नेशन यूनाइटेड रहे। उसके बाद कल जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज एक और धमाकेदार खबर मिली कि कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अपने रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अपना ऐलान कर दिया है, और यही बोलते हुए हवाले दिया कि एज इज मतलब एज उनके साइड पे नहीं है, और ही इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। फैमिली उनकी यंग है और उनको सपोर्ट करना है, और इसीलिए वो रिटायरमेंट ले रहे हैं ताकि फैमिली को और अदर फ्रेंचाइज प्लेयर या टीम को सपोर्ट कर सकें। फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं तो पैसे अच्छे आते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट को ये दाव बहुत भारी पड़ा कि उनको किसी भी बोर्ड में के खेलने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आप नहीं खेल सकते, एनओसी लेना ही होगा। और इसी का रीज़न है कि ट्रेंट बोल्ट ने न्यूजीलैंड क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा और कॉलिन डी ग्रैंडहोम रिटायरमेंट ऐलान कर रहे हैं। डी ग्रैंडहोम मुझे बहुत पसंद था यार, मतलब क्रिस क्रेन्स की जैसा वो बॉडी बिल्डअप था और क्रिस क्रेन्स की जैसा ही उनका खेलने का तरीका था। उन्होंने 29 टेस्ट मैच अपने नेशन के लिए सर्व किए, 45 ओडीआई खेला और 41 T20 आईज खेले। इस छोटे से ही कैरियर में, मतलब 2012 से वो शायद डेब्यू किया था उन्होंने, लेकिन ऑलमोस्ट 11 साल के कैरियर में ये 29, 45 और 41 यही मैचेस उन्होंने खेला, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग खेली है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जो विनिंग टीम थी उसके वो हिस्सा थे, उनका भी योगदान था उस टेस्ट मैचेस में। 1400-1500 रन टोटल उन्होंने इस 2900 के मैचेस में मारे, और इस 29 मैचेस जिसमें भी वो खेले उसमें से 18 में न्यूजीलैंड जीती है।
ये सोचने वाली बात है। उसके बाद जो T20, उसके बाद जो आप वनडे परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वनडे परफॉर्मेंस में भी उन्होंने जो न्यूजीलैंड का जो 2019 का जो फाइनल खेलने का वो प्रोग्रेस हुआ था, उसमें भी उन्होंने अहम रोल निभाया था। और फाइनल वाले मैच में 10 ओवर में शायद उन्होंने कुछ 28-29 रन दिए थे और एक विकेट लिया था, वो भी एक विकेट जो इम्पोर्टेंट जो रूट का था। तो हमेशा वो डिलीवर करना जानते थे और बड़े मैच के प्लेयर थे, बड़े परफॉर्मेंस उनके बड़े टूर्नामेंट में ही आते थे। आरसीबी के लिए वो आईपीएल भी खेले और 2-3 सीजन रहे वो आरसीबी के साथ, तो आईपीएल में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और मुझे जो लगता है कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट को ज़्यादा खेलने के लिए ही उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, कि अब वो बॉडी डिमांड कर रही है कि आप मतलब वो बॉडी अब नहीं चाह रही है कि मैं रोज़ वही रिगरस प्रैक्टिस करूं, नेट सेशन करूं, जिमिंग करूं, तो बॉडी अब साथ नहीं दे रही है। इसीलिए उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया और अपने आप को अब समय दे सकेंगे कि जिस भी फ्रेंचाइज में वो खेलना चाहते हैं सिर्फ उसी में वो खेलेंगे, जिसमें नहीं खेलना चाहते वो नहीं खेलेंगे। तो मुझे मेरी अपील है ग्रैंड होम से कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, और जो भी आपने डिसीजन लिया है वो आप आपके फैमिली के इंटरेस्ट को लेकर के मद्देनज़र रखते हुए लिया है, तो आप का जो फ्यूचर इंडिवर है वो बहुत अच्छा हो। और जो भी आपने सोच करके मनोकामना है आपकी रिटायरमेंट लेने की, वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो और अपने टीम को आप अच्छी अपनी टीम के लिए आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और यही आपके लिए सबसे बड़ा यादगार पल है कि आप इतने छोटे से कैरियर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता टीम बने, वनडे क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप है उसके उप विजेता बने। तो आपने बहुत ही कम चीज़ों में आपने बहुत महारत हासिल किया। आपने एक वर्ल्ड क्रिकेट में अपना एक नाम बनाया, यश बनाया, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आपको बहुत कुछ दिया। तो इन सब चीज़ के लिए थैंक यू वेरी मच कॉल इंडिया ग्रैंड होम। आपका जीवन और आपका जो बाकी समय है वो अच्छा से गुजरे, एक सक्सेसफुल लाइफ आप जिए। और यही दुआ है हमारी इंडियन फैंस की तरफ से और मेरी तरफ से भी। तो कल हम फिर से एक वीडियो पे मिलेंगे फ्रेंड्स। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के रिव्यू करेंगे कि कौन सी टीम बेहतर कब कहाँ पर है और किस टीम को कल अच्छा खेलना है, कैसा खेलना है। मुसद्दक हुसैन से खतरा है श्रीलंका को, साकिब उल हसन से है, मुशफिकुर रहीम से है। ये सारे प्लेयर्स बड़े नाम हैं, लेकिन एक साथ कलेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल है। हियर देयर एक सिंगल इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस आ जाए तो वो बात उससे नहीं बनने वाली है। तो बांग्लादेश के लिए भी ये सबक है और श्रीलंका के लिए तो है ही है कि अपनी टीम को और अपने नेशन को यूनाइट करने के लिए जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम विद श्रीलंका और मैं चाहता हूँ कि श्रीलंका मैच जीते और आगे प्रोग्रेस करे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियोज़। आपके अप्रिशिएशन मुझे मिलते रहती हैं, आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ता हूँ, आपके लाइक्स में भी मैं देखता हूँ। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं कि मुझे आप लोगों का हमेशा प्यार मोहब्बत मिला है। मैं भी अपना बहुत ख्याल रख रहा हूँ, आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कोविड केसेस राइज हो रहे हैं इंडिया में और स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़ में, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का, खुद का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल एक नए वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।